तेजस चुपचाप उनकी बहस सुन रहा था। उसकी निगाहें अपने चारों ओर के छात्रों पर टिकी थीं। इनमें से कितने वरिष्ठ भाई बहनों के पास दूसरी श्रेणी की रक्त शक्तियां थीं? बड़ी बहन, आपकी गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन वंश रेखा किस स्तर की है? तेजस ने धीरे से पूछा। चांदनी ने गर्व से उत्तर दिया, गोल्डन रॉक कबीले की कोई शाखाएं नहीं है। ये एक ही वंश है, और वह भी स्वर्ण वंश। सदस्यों के बीच एकमात्र अंतर वंश की सघनता में होता है। गोल्डन रॉक्स हमेशा एक द्वितीय श्रेणी का वंश रखते हैं, इसलिए उनके बीच शक्ति में इतना बड़ा अंतर नहीं होता। लेकिन जागीरदारों के मामले में ऐसा नहीं है। जैसा कि शिक्षक गौतम ने कहा, हमारे वंश उतने सघन नहीं हैं, इसलिए मैं अविश्वसनीय रूप से मजबूत नहीं हूं और मेरा वंश स्वर्ण नहीं है। उसकी व्याख्या सुनकर तेजस को अचानक एक नई समझ मिली। उसे अब समझ में आया कि कल रात जब उसने गोल्डन रॉक परिवर्तन को अपने 5वें रक्तरेखा छाप के रूप में अवशोषित किया था, तो उसके शरीर में प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला क्यों हुई थी। यहां तक कि उसके पूरे शरीर की सफाई और सुदृढ़ीकरण का अनुभव भी हुआ था। यहां तक कि उसके अन्य रक्तरेखा छाप भी प्रभावित हुए थे। गौतम की बातों के आधार पर तेजस ने सोचा कि उसके पूर्व रक्तवंशों के बारे में क्या विचार किया जा सकता है। गौतम लंकेश ने उल्लेख किया था कि विंडवुल्फ और फ्लैश लेपर्ड चौथी श्रेणी की रक्तरेखाएं थीं। राइनोडेमन की आयरनहाइड शील्ड और व्हाइट क्रेस्टेड फाल्कन की फाल्कन आई भी संभवतः चौथी श्रेणी की थीं। यदि पवन भेड़िया नगर के स्वामी ज़ेन की रक्त शक्ति पवन भेड़िया रक्त शक्तियों में सबसे शुद्ध थी, तो संभवतः ये चौथे स्तर के शिखर पर थी, लेकिन संभवतः तीसरे स्तर पर नहीं थी। तेजस को यह निश्चित नहीं था कि एथरहॉर्न हिरण की स्वयं कोई तीसरी श्रेणी की रक्तरेखा है या नहीं, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि फाल्कन आई और डिस्कर्निंग हार्ट्स गेज के सम्मिलन से बनी डिस्कर्निंग आई कम से कम तीसरी श्रेणी की दहलीज तक तो पहुंच ही गई थी, यदि पूरी तरह से पार नहीं कर पाई थी। हालांकि चांदनी की गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन वंशावली बिना किसी संदेह के कम से कम तीसरे दर्जे की थी। चूंकि गोल्डन रॉक द्वितीय श्रेणी में था, इसलिए इस वंशावली में निस्संदेह जबरदस्त क्षमता थी। भविष्य में यदि वह असली गोल्डन रॉक वंश को अवशोषित कर सके, तो उसकी वंश रेखा छाप संभवतः दूसरे स्तर पर अपग्रेड हो सकती है। यह उसके अब तक के अनुभव से था और उसे विश्वास था कि यह उस स्तर पर भी लागू होगा। इसका मतलब यह है कि डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत और क्षमताएं बर्डलाइन छाप चुनने में एक महत्वपूर्ण कारक थी, लेकिन बर्डलाइन का स्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण था। तीसरे क्रम के गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन ने भी उसमें काफी बदलाव किए थे। उच्च स्तर निस्संदेह और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। सभी वरिष्ठ भाइयों में वंशक्रम के स्तर के संदर्भ में दीपक भट्ट का सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ऊंचा था। भले ही उनका वंशक्रम निश्चित रूप से कमजोर था, लेकिन प्रथम श्रेणी के वंशक्रम की क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता था। ताकत के बजाय केवल स्तर को देखते हुए यह संभवतः द्वितीय श्रेणी का वंशक्रम था, चांदनी के गोल्डन रॉक से भी बेहतर। इसके अलावा प्रथम श्रेणी तक पहुंचने और सेलेस्टियल डेमन्स की दुनिया को छूने से अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। तेजस ने अन्य लोगों के साथ गौरव लाल की क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन की रक्तरेखा के बारे में सुना था। उसे यकीन था कि यह रक्तरेखा दूसरे दर्जे की थी। गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले यह कम से कम उतना ही शक्तिशाली था, और संभवतः उससे भी ज्यादा। समय से जुड़ी कोई भी चीज किसी भी स्तर पर एक शक्तिशाली अस्तित्व होती है। हालांकि वह रिडेम्पशन सोसाइटी में कुछ ही दिनों के लिए था, लेकिन तेजस ने बहुत कुछ सीखा था। उसकी इस दुनिया के बारे में समझ गहरी हो गई थी, जो उसके भविष्य के आत्म सुधार में बहुत फायदेमंद साबित होगी। गौतम लंकेश ने आगे कहा, इसलिए आपके भविष्य के साधना में आपके साधना स्तर को बढ़ाना एक पहलू है। अंतर्दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। आज सुबह विवेक मेरे पास आया और छोटे तेजस के साथ चर्चा करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उसने पहले ही अपना मार्ग खोजने की शुरुआत कर दी है, जो बहुत अच्छा है। बेशक एक और तरीका है जो भविष्य में आपकी रक्तरेखा की ताकत को बढ़ा सकता है। वह है अपने रक्तरेखा से राक्षसों के ताजे खून का उपयोग करना। समान राक्षसों के खून में भिगोने से आप अपने राक्षसी देव परिवर्तन को मजबूत करने के लिए इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। तेजस ने बाघ आदमी बिमल राव और आदित्य राज से भी इसी प्रकार की बात सुनी थी। हालांकि वह साधना की इस पद्धति के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था।
उसके पास रमेस्वर्ग तकनीक थी जो उसे सीधे रक्तरेखा शक्ति को निगलने की सुविधा देती थी। यह विधि ताजे रक्त में भिगोने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और प्रभावी थी। गौतम लंकेश ने फिर रक्तरेखा शक्ति को बढ़ाने के तरीकों के बारे में कुछ विस्तार से बताया। ये बातें तेजस के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। रक्तरेखा शक्ति को मजबूत करने का उसका एकमात्र तरीका रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके अधिक भक्षण करना था। ठीक है, आज के व्याख्यान के लिए बस इतना ही। अब निशुल्क प्रश्न सत्र शुरू होता है। हमेशा की तरह हर कोई एक प्रश्न पूछ सकता है। छोटे तेजस, चूंकि तुम यहां नए हो इसलिए आज सबसे पहले तुम ही प्रश्न पूछोगे। तेजस थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन जल्द ही उसे अपना प्रश्न याद आ गया। आचार्य गौतम, आपने पहले बताया था कि राक्षस कुलों में 7 दिव्य राक्षस हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वर्ग के 7 प्रमुख शहरों में से एक पर शासन करता है। तो इनमें से कौन सा दिव्य राक्षस हमारी काली नगरी का स्वामी है? गौतम लंकेश ने 7 दिव्य राक्षसों के बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये ऐसे अस्तित्व थे जिनसे इन युवा छात्रों के मिलने की संभावना बहुत कम थी। तेजस का प्रश्न सुनकर गौतम लंकेश ने उत्तर दिया, काली नगरी मयूर दानव सम्राट का क्षेत्र है। मोर सभी पक्षियों का राजा है और स्वाभाविक रूप से मयूर दानव सम्राट ने हमेशा एम्पायरियन डोमिनियन में सभी उड़ने वाले दानव कुलों का नेतृत्व किया है। वह एक पल के लिए रुका, मानो अपने विचारों को संकलित कर रहा हो। अभी कोई मयूर दानव सम्राट नहीं है। पिछले वाले की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसके वंश का एक सीधा उत्तराधिकारी है, लेकिन वह अभी तक दानव सम्राट के स्तर तक विकसित नहीं हुआ है। अन्यथा यह वंश इस दूरस्थ काली शहर में नहीं होता। वर्तमान मयूर महान दानव राजा काली शहर में है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सम्राट बनने में अभी भी एक अंतर है। एक बार जब वह सम्राट बन जाता है तो वह अपने पैतृक घर लौट सकता है और 7 दिव्य राक्षसों में से एक के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद शिक्षक गौतम। तेजस ने उनकी जानकारी को ध्यानपूर्वक याद किया। मोर महान दानव राजा, जो सभी पक्षियों का नेता है, उड़ने वाले दानव कुलों की प्रथम श्रेणी की वंशरेखा और गोल्डन रॉक से भी ऊपर। अब जब उसे यह जानकारी मिल गई थी तो उसने सोचा कि क्या इस क्षेत्र में फीनिक्स और ड्रैगन भी हैं। उसकी पिछली दुनिया में ये दोनों वंश रेखाएं सर्वोच्च मानी जाती थीं। शायद इस क्षेत्र का मोर उसकी यादों में मौजूद मोर से अलग हो। गौतम लंकेश ने तेजस की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मोर दानव सम्राट की वंशावली में एक विशेषता है जो आमतौर पर मजबूत कुलों में पाई जाती है, और वह है एक एकल वंश। लगभग सभी दानव और अप्सरा कुल जिनकी कोई शाखा नहीं है बहुत शक्तिशाली होते हैं। हालांकि सुअर और अन्य ऐसे 5वें स्तर के राक्षसों के कुछ उल्लेखनीय अपवाद होते हैं। फिर दूसरों से सवाल आए जो ज्यादातर रक्तरेखा की खेती और उत्तेजना के बारे में थे। इनमें से अधिकांश तेजस के लिए अप्रासंगिक थे, लेकिन कुछ रक्तरेखा उत्तेजना पर चर्चा उसके लिए मददगार साबित हुई। आखिरकार यह रिडेम्पशन सोसाइटी द्वारा वर्षों में अर्जित ज्ञान था, और यह अच्छा था कि उसने पहले से दानव कुलों के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली हो। इस प्रकार कक्षा का यह हिस्सा भी उसके लिए उपयोगी था। कक्षा के बाद तेजस भागा नहीं, बल्कि उसने गौतम लंकेश को ढूंढने का निर्णय लिया। शिक्षक गौतम, क्या मैं आज दोपहर की कक्षा के बाद बाहर जा सकता हूं? तेजस ने सीधे गौतम लंकेश से पूछा। तुम बाहर जाना चाहते हो? कहां? गौतम लंकेश ने पूछा। मैं शहर में घूमना चाहता हूं। सीमा को देखने? तेजस चौंक गया। क्या गौतम आंटी सीमा के बारे में जानता था? लेकिन फिर उसे याद आया कि आंटी सीमा भी रिडेम्पशन सोसाइटी की सदस्य थी। बिना किसी और जानकारी के उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूं और टीचर आदित्य राज की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।